हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनपीटीईएल कोर्स सिग्नल एंड सिस्टम पर असाइनमेंट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इक्वेशन 1 द यूनिट ऑफ ओम इज। तो हियर हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो ओम का यूनिट होता है, सिंस ओम का जो यहाँ पर वैल्यू है कुछ ओमेगा टी को एज्यूम किया गया है। ओमेगा टी को ये मतलब एक ओम इसको मान लिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओमेगा इंटू टी का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई/टी इंटू टी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। मतलब फाइनली 2 पाई हम लोग का बचता है। तो इस केस में हम बता सकते हैं ना कि ओमेगा का जो यहाँ पर यूनिट होगा वो यूनिटलेस वैल्यू है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ओमेगा इज यूनिटलेस वैल्यू। फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिएक्शन इक्वल टू -2 टू द पावर n। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये -2 टू द पावर n दिया हुआ है। 2 टू द पावर n un डिटरमाइन द डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम यहाँ पर ये मान करके चलते हैं ना कि हम लोग डीटीएफटी नहीं पढ़े, ठीक है। पढ़े हुए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए नहीं पढ़े, उसके बाद हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं उसके बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे, हम इस डीटीएफटी क्वेश्चन को जे ट्रांसफॉर्म से रिलेट करके क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हम लोग को ध्यान क्या रखना है, अगर हम जे ट्रांसफॉर्म से डीटीएफटी का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो जनरली हम लोग को बस इतना याद रखना है कि जो हम लोग जे टर्म में यहाँ यूज करते हैं जे ट्रांसफॉर्म के लिए, तो हम जेड को सिर्फ e टू द पावर जे ओमेगा से रिप्लेस कर लेंगे या फिर जे ओम से रिप्लेस कर लेंगे हम डीटीएफटी को। तो मेरा फाइनली लगभग 80% 90% क्वेश्चन मेरा इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। एक दो क्वेश्चन मतलब रेयर केस में ही ऐसा होता है जो इस मेथड में काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम लोग इस मेथड का यूज करके देखते हैं कि ये सब क्वेश्चन बनता है या नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें, इस क्वेश्चन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अगर हम यहाँ जेड ट्रांसफॉर्म का बात करें, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ए टू द पावर एन यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो कुछ 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बस जेड को ई टू द पावर जे ओमेगा के साथ हम उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस ए ई टू द पावर माइनस जे ओम का इनवर्स, ऐसा कुछ आ गया। जी ओम पुट कर दिए, पावर माइनस था तो माइनस पावर अप्लाई कर दिए, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर दिए। 1 - 2 ई टू द पावर माइनस जे ओम, इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर मैच करेगा वो डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा। हो गया ना, बिना हम डीटीएफटी का यूज किए हुए हम इस डीटीएफटी का आंसर को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग जे ट्रांसफॉर्म। तो ये बेस्ट मेथड है, अगर डीटीएफटी नहीं पढ़े हैं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही मान करके चलते हैं कि कम टाइम में अगर मान लीजिए हमें समय नहीं मिल पाया तो क्वेश्चन को सही कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अ सैंपल एंड अ पीरियडिक सिग्नल इन टाइम डोमेन एग्जिबिट। यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। अगर इन टाइम डोमेन के केस में अगर हम यहाँ पे लिखे ये टाइम डोमेन है और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर टाइम डोमेन के केस में सैंपल्ड सिग्नल होता है, सैंपल्ड सिग्नल एंड अपीरियोडिक सिग्नल होता है, मतलब डिस्क्रीट हो और अपीरियोडिक हो। सैंपल मतलब डिस्क्रीट ही, सैंपल अपीरियोडिक सिग्नल होता है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है वो चेंज हो जाता है पीरियोडिसिटी, मतलब जो सैंपल्ड सिग्नल होता है अब वो पीरियोडिक सिग्नल बन जाता है। एंड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल का काम करता है। तो जो सैंपल एंड अपीरियोडिक होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम और भी किसी अदर सिग्नल का अगर हम बात करेंगे ना, जिससे अगर हम बात करें पीरियोडिक, अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक हो एंड कंटिन्यूअस हो,
तब वो हमें क्या देगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है वो एक सैंपल्ड सिग्नल होता है। एंड ये जो अपना फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए ये फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट देते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन जो होता है ना फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट के रूप में होता है। ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अगर हम कुछ और बात करें, जैसे कोई सिग्नल अगर अपीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस हो, उस केस में ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है वो भी अपीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी देता है। अगर हम इसी प्रकार से और बात करें, अगर कोई सिग्नल सैम्पलिंग एंड पीरियोडिक हो, क्या बोल सकते हैं, सैंपल एंड पीरियोडिक हो, उस केस में हमें मिल जाता है सैंपल्ड एंड, इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है सैंपल्ड एंड डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में मिलता है ये पीरियोडिक डीएफटी। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है तो जनरली हम लोग के पास टोटल चार तरह का मेथड होता है कि अगर सैंपल चार तरह का सिग्नल होता है, सैंपल और एपीरियोडिक होगा तो क्या होगा, पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, अपीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, सैंपल एंड अपीरियोडिक होगा तो क्या होगा। उस कंडीशन को हम लोग देख लिए, थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस केस में जो हम लोग का आंसर हो जाएगा सैंपल एंड अपीरियोडिक सिग्नल के लिए पीरियोडिसिटी एंड कंटिन्यूअस होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सन इक्वल टू कुछ ऐसा दिया हुआ है तो इसका डीटीएफटी फाइंड करना है। तभी हम बताया कि हम लोग डीटीएफटी फाइंड करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ जेडे ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग जेडे ट्रांसफॉर्म अगर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एन का वैल्यू 1 से शिफ्ट हो चुका है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लास्ट में अप्लाई कर लेंगे। पहले हम लोग 0.3 पे पावर एन यूएन का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.3 इंटू जेड इनवर्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें इसे 1 से शिफ्ट करना है। हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी सिग्नल के टाइम डोमेन को अगर हम 1 से शिफ्ट करते हैं तो तो ये यू एन माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सिग्नल को अगर 1 से शिफ्ट करिए तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म में हम लोग जानते हैं कि जेड टू द पावर माइनस एन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये 1 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड टू द पावर 1 से शिफ्ट किए तो -1 मल्टीप्लाई कर दिए और 1 माइनस 0.3 जेड इनवर्स। तो पर मेरा क्वेश्चन तो कुछ और ही है। हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करना था डीटीएफटी। सो हम लोग क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे ई टू द पावर जे ओम के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस जे ओम डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3 ई टू द पावर माइनस जे ओम। ठीक है, इस केस में जो भी मेरा होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। शायद फोर्थ नंबर ऑप्शन दिख रहा है तो मेरा फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पाई एन इक्वल टू यानी क्यू एक्स एन डिटरमाइन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्म रिलेशन थोड़ा सा चेंज कर जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं ना कि एक्सएन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है कुछ एक्स जेड होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर एन से एक्सएन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर माइनस जेड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स जेड बाई डी जेड होता है। उसी प्रकार से अगर हम एन स्क्वायर एक्सएन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जेड का होल स्क्वायर डी एक्स जेड बाई डी जेड। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यानी क्यू एक्सएन का अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ माइनस जेड क्यू डी एक्स जेड बाई डी जेड होगा। लेकिन जब हम लोग डीटीएफटी का बात करते हैं ना तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है कि अगर हम डीटीएफटी के केस में अगर हम ऐसे बोले एक्सएन का डीटीएफटी अगर एक्स ई टू द पावर जी ओमेगा है तो
यन एक्स एन का क्या होगा, तो इस केस में ये देता है माइनस जे डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ई टू द पावर जे ओम डिवाइडेड बाई डी ई टू द पावर जे ओम। इस प्रकार से ये मेरा फॉर्मूला देता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ई टू द पावर ओम डी ओम यन एक्स एन माइनस ऑफ जे का स्क्वायर, अगर हम एन स्क्वायर करें तो एक बार और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ई टू द पावर जे ओम बाई डी ओम। ठीक है, इसी प्रकार से यानी क्यू अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जेड का होल क्यू डी क्यू एक्स ई टू द पावर जे ओम बाई डी ओम। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग को कुछ मिल जाएगा, जेड स्क्वायर का होता है -1 -1 प्लस और फिर से माइनस जे, तो हो जाएगा माइनस जे इंटू डी क्यू एक्स ई टू द पावर जे ओम बाई डी ओम। ये हम लोग का जनरली फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ से आंसर मैच करने की कोशिश करें तो पहला नंबर तो ऑप्शन मैच नहीं किया, माइनस जे आना चाहिए था, तो नेक्स्ट ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। तो मेरा ये सेकेंड नंबर ऑप्शन देख रहे हैं करेक्ट हो रहा है, सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक्शन का कुछ वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर अ सिग्नल एक्शन ऑफ फिगर डिटरमाइन x3n। अब यहाँ पर ध्यान देना, डिटरमाइन x3n का मतलब क्या हो गया। ये ना डिस्क्रीट टाइम में एक सिग्नल को लिखने का तरीका होता है कि जब भी कोई सिग्नल यक्स यम यन के फॉर्म में होता है तो उसे हम जनरली कुछ इस प्रकार से लिखते हैं यक्स यन बाई यम। क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि यक्स के अंदर जो भी टाइम जाएगा वो एक इंटीजर होगा, तो ये इंटीजर तभी बनेगा जब यन मल्टीपल होगा मल्टीपल ऑफ यम, मतलब एक दूसरे यम जो है यम से डिवाइड होना चाहिए तभी तो इंटीजर बन पाएगा। तो ये इसी के केस में वैलिड है, अदरवाइज इसका वैल्यू जो है 0 होगा। ये इसका प्रॉपर्टी होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं ना कि जनरली ये टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है, टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है। टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि जब भी किसी सिग्नल में अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टाइम डोमेन डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यन में यम डिवाइड मतलब टाइम डोमेन यम यन में यम से डिवाइड कर दिया गया है। सो इसका सिग्नल में क्या फर्क पड़ेगा, तो सिग्नल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा अगर हम बात करें कि कोई सिग्नल मेरे पास है और ये है मेरे पास यक्सियन, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ था वैल्यू इस यक्सियन का, चाहे यहीं पे देख लेते हैं कि यहाँ पे यक्सियन का वैल्यू दिया हुआ है। तो इतना यक्सियन का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे यक्स यन बाई यम मिले जहाँ पे यम का वैल्यू 3 है, तो हम चाह रहे हैं कि इस सिग्नल को ये 3 से डिवाइड कर दे। हम लोग जनरली बस ऐसे जानते हैं ना, अगर सिग्नल यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है तो टाइम में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया चेंज सिग्नल। तो जो मेरा 1 पे था उसे हम 1 इंटू 3 कर देंगे, जो 2 पे था वो 2 इंटू 3 हो जाएगा, जो 3 पे था वो 3 इंटू 3 हो जाएगा, जो 4 पे था 4 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू मेरा है 1 और यहाँ पे वैल्यू मेरा था 0.5, यहाँ तो 0 ही था, यानी कि सॉल्व करने पे हम लोग को मिल गया इसका आउटपुट 3 पे मिला 1 और 6 पे मिला 1.5 0.5, बाकी तो 0 ही है। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ऑप्शन होगा वो मैच कर जाएगा, शायद सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन मेरा हो गया। ठीक है, 3 पे वैल्यू 1, 6 पे 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सिग्नल एक्शन ऑफ, तो हो गया 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन DTFT of एक्शन कंजुगेट HN फॉर
एक्स एन इक्वल टू इतना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो टोटली कॉन्वोल्यूशन का बात कर दिया ना कि बाई एन कैलकुलेट करना है। बाई एन दिया हुआ है एक्स एन कॉन्वोल्यूट एच एन, और यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। एक्स एन का जो वैल्यू है वो कुछ 1/2 एन यू एन है, और फिर आपस में कॉन्वोल्यूट करना है 1/2 एन यू एन। तो अगर हम कॉन्वोल्यूशन का प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दे तो शायद थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म यूज करके इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म यूज करके कैसे बनता है। तो हम लोग यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म के लिए हम पहले ही बोले ना कि लगभग क्वेश्चन को डीटीएफटी को एज जेड ट्रांसफॉर्म हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई जेड इक्वल टू 1/2 इन यूनियन का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई या फिर जेड बाई जेड माइनस 1/2 इंटू, क्योंकि यहाँ कॉन्वोल्यूशन है तो प्रॉपर्टी जेड ट्रांसफॉर्म में ये मल्टीप्लीकेशन का काम करता है। z-1/2 सॉल्व करने पे हम लोग को मिल गया z² बाई z-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, बाई एन कैलकुलेट करना है। अब हमें इसका इन्वर्स करना होगा। तो इन्वर्स क्या, इसे हम डायरेक्ट इन्वर्स कर ले, आसान है, या फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट यूज करें। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन में हम लोग ना फंसे। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। जो जिस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं ना वहां से चेंज कर करके हम वापस इस पे आएंगे। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, z/z-1/2 का हम लोग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं। क्या होता है इसका, इसका होता है 1/2 यू एन। अगर हमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म मालूम है, हमें चाहिए नीचे स्क्वायर। ये स्क्वायर कब देगा, तो ध्यान देना है कि जब भी कभी 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये 1/x² बन जाता है। मतलब हमें बस वे चाहिए कैसे सिग्नल को ला सकते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट करके उसे हम उस प्रकार से सेट कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेड ट्रांसफॉर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जेड ट्रांसफॉर्म को जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड बाई z-1/2 बाई टी जेड। तो डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी जो हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो हम लोग यही जानते हैं कि अगर एक्स ऑफ जेड का इनवर्स ट्रांसफॉर्म या फिर एक्सएन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है कुछ एक्स जेड होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम एक्सएन में एन से मल्टीप्लाई कर दे तो जेड ट्रांसफॉर्म मेरा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, लेकिन साथ में एक माइनस जेड आकर के मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके टाइम डोमेन में n से मल्टीप्लाई कर दिए, n इंटू 1/2 यू एन कर लिए। अगर ये टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो गया जेड ट्रांसफॉर्म इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन साथ में माइनस एक जेड आ जाएगा। ठीक है, माइनस जेड भी ले आए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा जेड का डिफ्रेंशिएशन 1 तो 1, यानी कि z-1/2, फिर माइनस जेड इंटू z-1/2 का डिफ्रेंशिएशन हुआ तो जेड ही रह गया, डिवाइड बाई 1 z-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है a बाई बी का। ये हो गया, ये किसके लिए, n इंटू 1/2 यू एन के लिए। अब यहाँ से ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो इस केस में देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि हम लोग को जो मिल गया z/2 बाई z-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया n इंटू 1/2 यू एन। इतना हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को चाहिए जेड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ना, बाई z-1/2 का होल स्क्वायर। सब कुछ आ चुका है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है का मतलब हमें यहाँ पर अपने मन से जेड को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम यहाँ पर जेड से मल्टीप्लाई किए तो टाइम पे कुछ प्रभाव पड़ जाएगा। आखिर वहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ देखेंगे जब किसी भी जेड डोमेन में अगर हम z⁻1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर z⁻n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सिग्नल मेरा उस n के साथ शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ हो जाएगा पावर 1 है तो ये +1 के साथ शिफ्ट हो गया सिग्नल, 1/2 n+1 और un+1। ठीक है,
तो क्वेश्चन में ये 2 तो था नहीं, वो सिर्फ जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर था, तो हम इस 2 को इधर भेज लेते हैं, यानी कि हम लोग को आ गया जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा n+1, और ये 1/2 n प्लस 1 था, तो इसको ऐसे लिखते हैं, और ये 2 इधर आया तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गया un+1, यानी कि सॉल्व हो करके हम लोग के पास मिल गया n+1 1/2 un+1। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन मैच करेंगे, जो मेरा ऑप्शन होगा वही मेरा राइट ऑप्शन है, तो शायद फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। तो ये ना मतलब वैसा कोई खास कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं था, मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं फंसे, थोड़ा लंबा गया, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं फंसे, आराम से हम क्वेश्चन को बनाते चले गए। तो इस मेथड अगर हम यूज करेंगे तो शायद क्वेश्चन जल्दी बन जाए। और भी तरीका है, हम इसको कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला आगे बना सकते थे, फिर डीटीएफटी का फॉर्मूला आगे बना सकते थे, तो हम पहले बताए डीटीएफटी का फॉर्मूला लगाओ या फिर डे ट्रांसफॉर्म को बनाओ, हमें तो फाइनली बाई निकालना था, दोनों से सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गिवन है डीटीएफटी का वैल्यू यक्स ई टू द पावर जी ओमेगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर 3 ओमेगा, देन इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना है पहले इसे सॉल्व करो, क्योंकि अब हम डायरेक्टली इसका प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या जानते हैं, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये होता है कुछ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मालूम है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 2 ओम, फिर प्लस साइन स्क्वायर 3 ओम का हो जाएगा 1 माइनस कॉस 6 ओम बाई 2। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1/2 ये 1 हो गया, प्लस कॉस 2 ओमेगा बाई 2 माइनस कॉस 6 ओमेगा बाई 2, इतना हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो कॉस तो हो गया ना, अब हमें करना क्या है, इस सिग्नल को बाइयन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस का फिर हमें अगर मतलब याद रखना पड़ेगा इसका डीटीएफटी इनवर्स में क्या होता है, तो उतना लेंदी कैलकुलेशन तो याद रख नहीं सकते, क्योंकि इसका अच्छा खासा लेंदी फॉर्मूला होता है। उससे बेटर है कि हम जो आसान है ना उस पर भागते हैं। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो हम जानते हैं कि e टू द पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है e टू द पावर जे एक्स प्लस e टू द पावर माइनस जे एक्स बाई 2। उस फॉर्म में इसे ब्रेक कर लेते हैं, ये हो गया e टू द पावर माइनस J2 ओम प्लस J2 ओम प्लस e टू द पावर माइनस J2 ओम बाई 2, बाई 2 को अलग अलग लिखते हैं, फिर माइनस e टू द पावर प्लस J6 ओम। ठीक है, प्लस यहाँ पर बाई 2, और फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, तो प्लस e टू द पावर माइनस J6 ओम बाई 2। अब यहाँ से फायदा क्या हो गया, हम अभी बोले कि हम जे ट्रांसफॉर्म को ही यूज कर लेंगे, हमें डीटीएफटी का नहीं आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर जे ओमेगा को हम जेड मान लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रिप्लेस। ठीक है, हम जेड ट्रांसफॉर्म से इसे सॉल्व कर रहे हैं, e टू द पावर जे ओमेगा टू जेड, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, और फिर अच्छा ठीक है, एक 2 तो पहले से भी लगा हुआ था ना, तो 2 × 2 हो गया, यहाँ भी 2 × 2 हो गया, और यहाँ अगर हम बात करेंगे ये भी 2 × 2 हो गया, ये भी 2 × 2 हो गया, तो हम लोग को आ गया जेड स्क्वायर बाई 4, यहाँ आ जाएगा जेड माइनस 2/4, यहाँ आ जाएगा जेड पर पावर 6/4, और ये हो जाएगा जेड टू द पावर माइनस 6/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो
डेल टी का जे ट्रांसफॉर्म होता है, या फिर वन का जो इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म होता है वो कुछ डेल यन होता है। ठीक है, अगर हम वन में जेड टू दी पावर यन से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, यन नॉट से मल्टीप्लाई कर दे तो यन मेरा शिफ्ट कर जाएगा यन नॉट के साथ। तो एकदम सिंपल सा प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बाई एन का वैल्यू बोले तो क्या होगा, वन का डेल एन, फिर जेड स्क्वायर का तो डेल एन माइनस डेल एन प्लस 2/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डेल एन माइनस 2/4 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो डेल एन प्लस 6/4 हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो डेल एन माइनस 6/4 हो जाएगा। हो गया आंसर। ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा सही है। तो डेल एन, फिर एन माइनस 2 लिया तो माइनस 2 में प्लस आ रहा है, फिर यहाँ पर सब में प्लस आया, एक एन प्लस 6 में सिर्फ माइनस आया। अच्छा ठीक है, एक तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, ये जो प्रॉपर्टी होता है यहाँ पर तो प्लस ही होता है ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और कहीं छूटा था, और ये माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉस को एक्सपोनेंशियल किया ना, मेरे माइनस साइन के बारे में आ गया था इसलिए वहाँ माइनस ले लिया था। ठीक है, फिर हम लोग का इसके अनुसार जो ऑप्शन मैच किया वो कुछ फोर्थ नंबर सही है, चेक कर लेना है। फोर्थ नंबर ऑप्शन मेरा मैच कर गया, ये तो डायरेक्टली मेरा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 1/4 कहीं दिख ही नहीं रहा है। और हम थर्ड और फोर्थ में देख रहे हैं तो थर्ड और फोर्थ में मेरा देख रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन में लगभग सब में टोटल में प्लस प्लस है, लेकिन मेरा ओवरऑल सब में प्लस आया नहीं है, दो में माइनस भी आया है। दो के माइनस वाला मतलब 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से सारे असाइनमेंट को हम लोग देख सकते हैं, और इसी बेसिस पे मेरा क्वेश्चन भी रहेगा। थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है उस चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। अभी के लिए थैंक यू।